रिएक्टेंट को कैटलिस्ट की सरफेस तक पहुंचा ही ना सकें तो फिर रिएक्शन तो नहीं होगा। कैटलिस्ट तो लिक्विड के अंदर है, तो पहला स्टेप ये होगा कि वो गैस जो सरफेस के ऊपर थी, गैस फेज में थी, लिक्विड सरफेस के अंदर डिसॉल्व हो, उसके बाद डिसॉल्व वाली सरफेस वाले पॉइंट से डीप इनटू द वॉल्यूम जहां कैटलिस्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड है वहां तक जाए। अब ये सारा मास ट्रांसफर है, इस पे फिक्स लॉ अप्लाई होना है, इस पे हेनरीज लॉ अप्लाई होना है। हेनरीज लॉ अप्लाई होना है जब गैस फेज के पार्शियल प्रेशर ने बताना है कि लिक्विड फेज में कितनी सॉल्युबिलिटी गैस की एग्जिस्ट कर सकती है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है वो तो ओरिजिनली इंटरफेस के पास थी, वहां से लेकर बल्क ऑफ द लिक्विड तक गैस को लेकर जाना, ये मास ट्रांसफर है जो फिक्स लॉ ने बताना है, डिफ्यूजन है बेसिकली। और इसी तरह इकोनॉमिक्स, अल्टीमेटली everything that we do in the industry has an economic value. अगर इकोनॉमिक वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी हमारे एक्शंस की तो देन वी आर नॉट गोइंग टू डू देम। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहेगा जिसमें पैसे ज्यादा लगे और प्रॉफिट कम आए। ये सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। हम जो इस पर्टिकुलर कोर्स में मैक्सिमम फोकस कर रहे होंगे वो केमिकल काइनेटिक्स पे कर रहे होंगे, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का आपने अलहदा कोर्स देखा है, हीट ट्रांसफर का अलहदा देखा, मास ट्रांसफर का अलहदा देखा, थर्मोडायनेमिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इकोनॉमिक्स आपने केमिकल इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के नाम से अलहदा कोर्स पढ़ना है। जो एक टॉपिक हमने नहीं अभी तक देखा वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो बल्क ऑफ दिस करंट कोर्स will be specifically highlighted by this chemical kinetics part. लास्ट चीज जो हमने कल देखी थी वो थी परफॉर्मेंस इक्वेशन। अब परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ अ रिएक्टर जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है आउटपुट ऑफ अ रिएक्टर को इनपुट ऑफ द रिएक्टर के साथ कोरिलेट करना। आउटपुट ऑफ द रिएक्टर को इनपुट के साथ कोरिलेट करना। अगर आपको इनपुट बता दी जाए तो क्या आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इक्वेशन। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? बेसिकली तीन चीजों पे। नंबर वन, इनपुट थी क्या, एंड दैट मींस व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ योर इनपुट स्ट्रीम। उसमें क्या स्टाइकोमेट्रिक रेशो में रिएक्टेंट्स मौजूद थे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक में थे? फॉर एग्जांपल अगर आप याद करें कंबस्शन का प्रोसेस, अगर हम एक्सेस एयर दे दें तो CO2 की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, अगर शॉर्टेज ऑफ एयर दे दें तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है और CO ज्यादा बनती है। दोनों केसेस में रिएक्टर सेम है, इट्स द सेम बर्नर, सेम फर्नेस है जिसके अंदर आप कंबस्शन कर रहे हैं, सिर्फ जो चीज आपने चेंज की है वो है स्टाइकोमेट्रिक रेशो ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो बाय दिस वे ये जो इनपुट की टर्म है दैट कैन अफेक्ट द आउटपुट। आउटपुट ये है कि आपकी जो फर्नेस से गैसेस बाहर आ रही हैं उसमें CO कितनी है और CO2 कितनी है। इनपुट ये है कि आपने फ्यूल कितना दिया था और उसके साथ एयर जो है वो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में थी या उससे कम थी या उससे ज्यादा थी। तो इनपुट डज अफेक्ट आउटपुट। दूसरा पार्ट है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स रिप्रेजेंट करती है हाउ फास्ट और स्लो समथिंग हैपन्स। जो रिएक्शंस फास्ट होते हैं लाइक इंस्टेंटेनियस, वी कैन assume that they reach equilibrium quickly। जो रिएक्शंस स्लो होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, एंड ये जो हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड फ्लो, ये बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देते हैं। वी हैव टू वरी अबाउट देम देन। काइनेटिक्स ये बताती है कि इनहेरेंटली कोई प्रोसेस कितना स्लो है या कितना फास्ट है। अब अगर मैं आपको रियल लाइफ से याद करवाऊं तो आगे भी हमने इस एग्जांपल को देखना है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इज अ रिएक्शन जिसमें आप बेसिकली ग्लूकोज को कंबस्ट कर रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं
तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, रनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब हम वो बारबेक्यू ग्रिल करते हैं, तो हमने अब कोयलों को वो आग लगाई हुई है, एंड देन वी स्टार्ट दैट फैन, उसके ऊपर हवा देनी शुरू करते हैं, एंड देन सडनली दे कैच फायर, टर्न रेड। पहले वो बुझने के करीब होते हैं, व्हेन वी डू दैट, एयर फ्लो ओवर द कोल्स, कोल पार्टिकल्स, तो वो पहले रेड होते हैं। अगर आप मजीद एयर देते जाएं तो दे सडनली स्टार्ट बर्निंग। अब ये बेसिकली आपने किया क्या है, आपने उसके ऊपर से मास ट्रांसफर की रेजिस्टेंस को खत्म किया है, एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस हुआ है। जब रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस हुआ है तो कंबस्शन बढ़ गई है। यही काम अगर आपने विलेज में कभी देखा हो, तो वो चूल्हे में एक पाइप से हवा देते हैं। इफेक्टिवली वी आर डूइंग द सेम थिंग देयर। हम कंबस्शन को इनहांस कर रहे हैं बाय रिमूविंग द मास ट्रांसफर लिमिटेशंस। तो ये वो प्रोसेस है जहां पे आपको इमीडिएटली रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड अप होना नजर आता है, कि पहले रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा था और अब तेज हो गया है। जो तीसरी चीज होती है उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्टिंग पैटर्न। कॉन्टैक्टिंग पैटर्न ये है कि एक रिएक्टर के अंदर जो मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में कैसे आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक लिक्विड के अंदर सॉलिड कैटलिस्ट आपका मौजूद है और दूसरा रिएक्टेंट आपका गैस फेज में है, तो पहला स्टेप तो आपका ये है कि आप गैस फेज को डिसॉल्व करें। लेकिन दूसरा स्टेप ये है कि डिसॉल्व्ड गैस को कैटलिस्ट के पार्टिकल्स तक लेके जाएं। अब अगर सारे कैटलिस्ट पार्टिकल एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका कांटेक्ट अच्छा नहीं होगा, बिकॉज गैस विल हैव टू ट्रेवल अ लॉट ऑफ डिस्टेंस इन द लिक्विड फेज। लेकिन अगर आप अपने कैटलिस्ट पार्टिकल को पूरे लिक्विड वॉल्यूम में इक्वली स्प्रेड कर दें, तो आप गैस पार्टिकल्स को क्विकली सॉलिड पार्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, योर रिएक्शन रेट विल इंप्रूव। अब ये वो केस है जहां पे आप चाहेंगे कि कांटेक्ट मिक्सिंग टाइप का हो, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज डिस्टेंस में आए, यू वांट देम टू बी मिक्स्ड। लेकिन अगर मैं आपको एक आयन एक्सचेंज बेड की एग्जांपल दूं, जिसमें एक सॉलिड बेड है, रेत है, उसमें ग्रेवल है, नीचे आयन एक्सचेंज कैटलिस्ट है, एटसेट्रा, और आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो पानी ट्रीट होके दूसरी तरफ से बाहर निकले। अब यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस ज्यादा सूट करती है कि पहले ग्रेवल हो, बजरी जिसको कहते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हों ताकि वाटर में अगर कोई बल्क इंप्योरिटीज आ रही हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो उनको रोके। उसके बाद सैंड हो ताकि स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाएं, और एंड पे आयन एक्सचेंज कैटलिस्ट हो ताकि स्ट्रिक्टली जो डिसॉल्व्ड आयंस इन द वाटर हैं वो उनको रिमूव कर सके। अब आप, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप नहीं चाहेंगे कि सब कुछ यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए पूरे वाटर के अंदर, कि पानी एक बड़े से टैंक में हो और उसमें आपने एक स्टिरर लगाया हुआ हो, और वो स्टिरर जो है ना वो ग्रेवल या बजरी को भी मूव कर रहा हो और सैंड को भी मूव कर रहा हो, और आयन एक्सचेंज कैटलिस्ट भी आपका बीच में ही फ्लोट कर रहा हो। इस केस में आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि लेयर्स बनी हुई हों फ्रॉम द कोर्स, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और एंड पे बिल्कुल आपका आयन एक्सचेंज रेजन हो, और ये इसी सीक्वेंस में वाटर पास करे, मिक्सिंग ना हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन,
We may require contact to be of mixed type. We may require contact to be non-mixed type, and we may require that the contact is partially mixed. इसी कॉन्टैक्टिंग पैटर्न की एक एग्जांपल मैं आपको और भी दे सकता हूं. जब आप टाइट्रेशन करते हैं और टाइट्रेशन के अंदर वो नीचे कोनिकल फ्लास्क में आप ब्यूरेट से एक एक ड्रॉप डालते हैं, तो साथ आप कहते हैं कि जी वो फ्लास्क जो है उसको स्विरलिंग मोशन देनी है. वो स्विरलिंग मोशन बेसिकली मिक्सिंग के लिए है. आप चाहते हैं कि जो ऊपर से रिएक्टेंट आया है और जो नीचे फ्लास्क में रिएक्टेंट ऑलरेडी मौजूद है वो दोनों इमीडिएटली मिक्स हो जाएं. तो and as I said again, it depends on what you are doing. In some cases we want mixing, in some cases we do not want mixing. In any case, output of the reactor can be linked with input. It can be linked with contacting pattern within the reactor, and it can be linked with the kinetics of the reaction itself. और इस बुक में चैप्टर 4, 5, 6 जो है स्पेसिफिकली वो सिर्फ इस एक इक्वेशन को डील कर रहे होंगे, हाउ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक्स एंड कॉन्टैक्टिंग पैटर्न. परफॉर्मेंस इक्वेशन चैप्टर 2 और 3 जो हैं दे आर मोर टुवर्ड ओनली दिस काइनेटिक्स पार्ट ऑफ अ गिवन रिएक्शन. एनीवे, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड. अब हम बात करते हैं होमोजीनियस वर्सेस हेट्रोजीनियस रिएक्शंस की. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक सेंस में फेज क्या होती है. फेज इज अ रीजन ऑफ सिस्टम that has uniform composition, uniform temperature and uniform pressure. किसी भी सिस्टम में, किसी भी मटेरियल में एक ऐसा जोन जहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो, यूनिफॉर्म प्रेशर हो, यानी कि सिस्टम वेल मिक्स्ड हो, उसे हम फेज कहते हैं. होमोजीनियस रिएक्शंस वो हैं जहां पे सिर्फ एक फेज होती है. हेट्रोजीनियस रिएक्शंस वो हैं जहां पे एक से ज्यादा फेजेस इन्वॉल्व्ड होती हैं. अब होमोजीनियस फेज की एग्जांपल है जब हम चूल्हे में सुई गैस को बर्न कर रहे होते हैं, नेचुरल गैस को. अब गैस जो चूल्हे में पीछे से सप्लाई से आ रही है, इट्स इन गैशियस फेज. जो एयर मिक्स हो रही है उसके साथ वो भी गैशियस फेज में है. जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी गैशियस फेज में है. आपके सारे रिएक्टेंट भी गैशियस हैं, आपकी सारी प्रोडक्ट्स भी गैशियस हैं, और रिएक्शन हो भी गैस फेज में रहा है. कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं रिक्वायर्ड, कोई लिक्विड रिक्वायर्ड नहीं है. ये एक होमोजीनियस रिएक्शन की एग्जांपल है. हेट्रोजीनियस रिएक्शंस वो होंगे जो एक से ज्यादा फेज की मौजूदगी में हो सकते हो. जैसा कि आप कोल को बर्न करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं. अब लकड़ी या कोल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन चाहिए, वो गैस में से आ रही है, एयर में से. जो प्रोडक्ट्स बननी है CO2 और वाटर, वो वेपर फेज में लीव करेंगी. तो सॉलिड भी इन्वॉल्व्ड है और वेपर भी इन्वॉल्व्ड है. ये एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन है. होमोजीनियस वो होंगे जहां पे एक फेज रिक्वायर्ड हो, हेट्रोजीनियस वो होंगे जहां एक से ज्यादा फेजेस रिक्वायर्ड हो रिएक्शन के लिए. कुछ इसमें कंफ्यूजिंग एरियाज होते हैं, ग्रे एरियाज. ग्रे एरियाज की दो एग्जांपल बुक में दी गई हैं. एक एग्जांपल है प्रोटीन्स की. अब अगर वाटर को देखें तो वाटर का मॉलिक्यूल सिर्फ 3 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18. 16 ऑक्सीजन में से और 2 हाइड्रोजन में से 18. लेकिन जो प्रोटीन्स हैं दे आर रियली रियली लार्ज मॉलिक्यूल्स, रियली लार्ज. मैं आपको प्रोटीन की ना एक
कोई पिक्चर दिखा देता हूं सर। सो फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एंड सी हाउ बिग दैट इज कंपेयर टू वाटर। अब ये जो मॉलिक्यूलर चेन है, यहां से शुरू होती है, ये पूरी फोल्ड 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 ऐसे, इट कैन कंटेन मिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियंस। और उसमें वो जो छोटे से वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो जहां जहां इसको खाली स्पेस मिलती है वहां पे फिल हुए होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये जो दरमियान में खाली स्पेस है यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, ये जगह पे भी वाटर का मॉलिक्यूल तो है ही बहुत छोटा सा। तो वो इन छोटी छोटी जगहों पे घुस जाता है। अब हाउ कैन वी ट्रीट इट? एक तरीका ये है कि आप कहें प्रोटीन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि रियल लाइफ में होता तो यही है कि प्रोटीन जो है वो ह्यूमन सेल के अंदर मौजूद होती हैं, और जो ह्यूमन सेल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है 70-80% वो तो वाटर है। तो दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स आर इसेंशियली डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो अगर आप इस तरह सोचें तो आप इसको होमोजीनियस कहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी तरह सोचें कि द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज सो बिग कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल, दैट with respect to the water molecule it will look like an island, जैसे समंदर में एक जजीरा हो। अब वो जो समंदर में जजीरा है, अब उसे समंदर तो नहीं कहते, उसे जजीरा या सॉलिड लैंड कहते हैं। इट्स लैंड, इट्स नॉट वाटर। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द sheer साइज डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि शुड इट बी ट्रीटेड एज अ होमोजीनियस सिस्टम और शुड इट बी ट्रीटेड एज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। दोनों जस्टिफिकेशंस पॉसिबल हैं, दोनों के अपने अपने मेरिट्स भी हैं, दोनों के अपने अपने डीमेरिट्स भी हैं। दूसरी एग्जांपल इसकी वो है वेरी फास्ट रिएक्शंस। अगर आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज है, कंबस्शन से भी जरा ऊपर, जिसको आप सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन कह सकते हैं, तो अब क्या होगा? ऐसे रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। आपको पता है कंबस्शन का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सप्लोजन उससे भी ज्यादा एक्सोथर्मिक है। अब रिएक्शन इटसेल्फ एक्सोथर्मिक है, विच मींस इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ हीट। अब कंसिडर करें कि एक पॉइंट पे रिएक्शन हो चुका है, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन उस हीट को सिस्टम से बाहर निकलने के लिए टाइम चाहिए। हीट ट्रांसफर की भी तो एक स्पीड है ना। आपने हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पढ़ा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी होगी, ये वो क्वांटिटीज हैं जो हीट ट्रांसफर की स्पीड बता रही होती हैं इफेक्टिवली। हाउ मच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हीट फ्लक्स समझ लें। अब बिकॉज योर हीट इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड एज फास्ट एज इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस ज्यादा स्पीड में हो रही है और ट्रांसफर कम स्पीड में हो रही है। नतीजा क्या निकलेगा? आपके सिस्टम में जिन पॉइंट्स पे रिएक्शन हो रहा है दे विल बिकम टू हॉट, और जिन पॉइंट्स पे रिएक्शन नहीं हो रहा दे विल स्टे कोल्ड। अब स्ट्रिक्टली अगर आप फेज की डेफिनेशन रिकॉल करें तो दीज आर मोर देन वन फेजेस। फेज की डेफिनेशन थी होमोजीनियस टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। अब जहां पे सिस्टम हीट अप हो गया और दूसरी जगह पे सिस्टम हीट अप नहीं हुआ, दीज आर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ऑल्दो आपको लगेगा सारी फेज गैस ही है, लेकिन इन रियलिटी
उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हीट अप हो चुके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी तक कोल्ड हैं। इसी तरह जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं, जिस पॉइंट पे रिएक्शन हो गया वहां कंबस्शन प्रोडक्ट्स बन गई एंड दे मस्ट लीव द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। लेकिन इफ द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज टू फास्ट, देन दे कैन नॉट लीव फास्ट इनफ। डिफ्यूजन का रेट स्लो है, रिएक्शन का रेट फास्ट है, तो देन व्हाट यू एंड अप विथ एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ जोन्स पे कंबस्शन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और कुछ जोन्स में कंबस्शन प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं हैं। तो ना आपके सिस्टम में कंपोजिशन यूनिफॉर्म रही, ना टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहा। तो शुड वी कॉल इट होमोजीनियस एनीमोर? स्ट्रिक्टली थर्मोडायनेमिक सेंस में इट्स नॉट होमोजीनियस एनीमोर। तो ये लेकिन ग्रे एरियाज हैं, दो जो डिस्क्राइब किए गए हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस वाला और एंजाइम्स वाला। ये आगे कुछ एग्जांपल दी गई हैं। होमोजीनियस रिएक्शंस गैस फेज में दे आर ट्रूली होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में बर्निंग ऑफ कोल, रोस्टिंग ऑफ ओर्स जिससे आप मेटलर्जी में प्योरिफिकेशन करते हैं, अटैक्स ऑफ सॉलिड्स बाय एसिड्स, लाइक आप फर्श क्लीन करना चाहते हैं तो आप फिनॉल से वॉश कर रहे हैं। अब सरफेस जो है वो सॉलिड है, फिनॉल आपने लिक्विड फेज में डाली हुई है, तो रिएक्शन हो रहा है लेकिन हेट्रोजीनियस है। अगर आप एसिड के साथ वॉश कर रहे हैं, इवन देन इट इज हेट्रोजीनियस। लिक्विड फेज में आपने एसिड डाला है और सॉलिड फेज में आपकी सरफेस है। गैस लिक्विड एब्जॉर्प्शन विद रिएक्शन, इसकी एग्जांपल होगी आपकी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आपको याद होगा इट इज CO2 एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, लेकिन जब वो एब्जॉर्ब होती है इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। अब गैस और लिक्विड रिएक्ट करके लिक्विड फेज प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन दो फेजेस मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल होगी कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक की आपके रिएक्शंस में। कैटलिस्ट वो मटेरियल्स हैं जो किसी रिएक्शन में इटसेल्फ कंज्यूम नहीं होता, ना प्रोड्यूस होता है ना कंज्यूम होता है, लेकिन वो रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा होता है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। आगे आप देखेंगे कि कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन उसके बाद रिवर्सेबल प्रोसेस के थ्रू वो रिकवर भी हो जाता है। तो इट्स लाइक पहले वो रिएक्टेंट के साथ अटैच होगा, रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोडक्ट और उसके बाद प्रोडक्ट से डिटैच हो जाएगा। तो रिएक्शन में उसने हिस्सा तो लिया है। अगर आप इंडिविजुअल स्टेप्स को देखें तो कैटलिस्ट में चेंजेस भी आई हैं, लेकिन जब आप सारे रिएक्शन के स्टेप्स को सम अप करेंगे तो आप देखेंगे कि कैटलिस्ट जिस फेज में रिएक्शन में एंटर हुआ था उसी फेज में रिएक्शन से बाहर आ गया है। तो फिर हम कहते हैं कि कैटलिस्ट इज नॉट चेंज्ड बाय द रिएक्शन। कैटलिस्ट डज टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट इज नॉट चेंज्ड बाय द रिएक्शन। और अब कैटलिस्ट की भी फिर दो टाइप्स हैं। बाय डेफिनेशन कैटलिस्ट इज ओनली अ थिंग दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। वो अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट, जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं इनहिबिटर। अब इनहिबिटर्स जो हैं वो बहुत सारे रिएक्शंस में हम खुद डालते हैं। उसकी एक एग्जांपल होगी पॉलीमराइजेशन। जब आप फॉर एग्जांपल इथिलीन को पॉलीमराइज कर रहे हैं और आप पॉलीइथिलीन बना रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि चेन लेंथ पॉलीमराइजेशन की किसी पॉइंट पे कंट्रोल हो जाए, इन्फिनिटली बढ़ती ना जाए। आपको याद होगा एक लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन होता है, फिर हाई डेंसिटी होता है, मीडियम डेंसिटी होता है, और ये सब डिपेंड करता है कि आपने पॉलीमराइजेशन को कितना कंट्रोल किया है। तो हम पॉलीमराइजेशन को खुद रोकना चाहते हैं। एक सर्टन जब हमारी प्रोडक्ट बन गई है हम चाहते हैं इससे आगे मजीद पॉलीमराइजेशन ना हो,
तो दिस इज वेयर वी इंसर्ट एन इनहिबिटर, जो रिएक्शन में जाता है और रिएक्शन को रोक देता है। तो कैटलिस्ट वो तमाम मटेरियल्स हैं जो रिएक्शन को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और वो रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। हम आमतौर पे उसको वर्ड डिफरेंट यूज कर लेते हैं, इनहिबिटर और कैटलिस्ट का वर्ड आमतौर पे सिर्फ पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है कि ऐसी चीजें जो रिएक्शन को फास्ट कर दें। अच्छा, यहां पे कैटालिटिक रिएक्शन की भी एग्जांपल है। लिक्विड फेज के रिएक्शन जो कैटालिटिक भी हों, मतलब कैटलिस्ट भी मौजूद है और रिएक्शन है भी लिक्विड फेज में, तो आपका कैटलिस्ट भी लिक्विड फेज वाला है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल होगी एस्टेरिफिकेशन। हो सकता है आपने ये रिएक्शन कभी लेबोरेटरी में किया भी हो। आप एथेनॉल लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं और 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देते हैं एज कैटलिस्ट, और आपकी प्रोडक्ट बनती है इथाइल एसीटेट, और हम कहते हैं एस्टर्स जो बनते हैं दे हैव अ फ्रूटी स्मेल एंड सो ऑन। अब यहां पे रिएक्टेंट एथेनॉल था, लिक्विड फेज, एसिटिक एसिड लिक्विड फेज रिएक्टेंट था, इथाइल एसीटेट प्रोडक्ट बनी लिक्विड फेज, और जो आपने कैटलिस्ट डाला सल्फ्यूरिक एसिड वो भी लिक्विड फेज। तो ऑल्दो द रिएक्शन इज कैटालिटिक बट स्टिल इट इज इन लिक्विड फेज। फिर कुछ रिएक्शंस हैं जो हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया का सिंथेसिस, हमने कल बात की थी, नाइट्रोजन गैस फेज में है, हाइड्रोजन गैस फेज में, अमोनिया गैस फेज में है, लेकिन कैटलिस्ट जो आयरन बेस्ड है वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, सल्फर डाइऑक्साइड है गैस फेज में, ऑक्सीजन चाहिए गैस फेज में, SO3 बन रही है गैस फेज में, लेकिन जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वो सॉलिड है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जहां कैटलिस्ट मौजूद है लेकिन रिएक्शन की नेचर हेट्रोजीनियस है। और दरमियान में फिर कुछ ग्रे एरिया वाले हैं, ये देखिए, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों को कवर कर रहे हैं। दे मे बी कंसिडर्ड homogeneous, they may be considered heterogeneous depending upon what you are trying to do. उसकी एक एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा बर्निंग ऑफ अ फ्लेम। आपके फ्लेम में ब्लू कलर भी आता है और येलोइश भी आता है। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन जोन, एक का रिडक्शन जोन। अपेरेंटली दोनों गैस फेज में है लेकिन दोनों में रिएक्शन सेम नहीं हो रहा, एंड बिकॉज रिएक्शन डिफरेंट है इसलिए वहां पे कंबस्शन के प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट है। तो देखने में वो जरूर आपको होमोजीनियस फेज लग रही होगी, एक्चुअली कंपोजिशन इज डिफरेंट। इसी तरह टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। ऑक्सीडेशन जोन में चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है सो योर टेम्परेचर इज हायर, रिडक्शन जोन में नहीं। और दूसरी एग्जांपल जैसे मैंने कहा एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल सिस्टम्स, रिएक्शन इन कोलाइडल सिस्टम्स, जहां पे आपका पार्टिकल साइज कंपेयर टू द सॉल्वेंट इज सो लार्ज that you can treat it as a dissolved system and you can also treat it as an island in a sea system. एक केस में वो होमोजीनियस हो जाता है, एक केस में हेट्रोजीनियस हो जाता है। दोनों डिस्क्रिप्शंस हैव देयर ओन वैलिड सॉल्यूशन, दोनों की assumptions भी जस्टिफाइड हैं, दोनों के सॉल्यूशंस भी जस्टिफाइड हैं। ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं वेरिएबल्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं? जैसे हमने कहा टेम्परेचर इफेक्ट करता है, प्रेशर इफेक्ट करता है, कंपोजिशन इफेक्ट करती है। कुछ एग्जांपल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, लो टेम्परेचर पे करवाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। वी ऑलरेडी नो दैट। रिएक्शन नहीं हो रहा होता हम कहते हैं चलो यार इसको गर्म करो, गर्म करेंगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा। एफएससी में जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में आप हीट इसीलिए करते हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, लो टेम्परेचर पे नहीं हो रहा होता। कंपोजिशन की एग्जांपल मैंने आपको पहले दी कि अगर आप
ऑक्सीजन कम देते हैं तो पार्शियल कंबस्शन होनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा देते हैं तो कंप्लीट कंबस्शन शुरू हो जाती है। और रेट ऑफ रिएक्शन, यस इट डज अफेक्ट। हेट्रोजीनियस सिस्टम में योर प्रॉब्लम इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स। वजह, अब सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब डिफ्यूजन भी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर सिर्फ गैस फेज सिस्टम हो तो आपको याद होगा कि गैस की फेज होमोजीनियस एज्यूम करना बड़ा आसान है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, एम्प्टी स्पेस एम्प्टी स्पेस एम्प्टी स्पेस। तो इसलिए वेरी रैपिडली डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि स्पेस ही बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कोई कोलिजन्स करने ही नहीं है। लेकिन अगर यही काम आप लिक्विड फेज में कर रहे हो तो बिकॉज योर मॉलिक्यूल्स आर मोर टाइटली पैक्ड, तो जब तक किसी मॉलिक्यूल को स्पेस नहीं मिलेगी उस वक्त तक वो बीच में इंसर्ट नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट लिक्विड फेज के अंदर होमोजीनियटी एज्यूम करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, सॉलिड फेज के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, गैस फेज के अंदर आसान है। जब आप हेट्रोजीनियस सिस्टम ले लेंगे तो फिर मजीद प्रॉब्लम्स पैदा होंगे कम्प्लेक्सिटी के। फॉर एग्जाम्पल, अब एक रिएक्टेंट आपका गैस फेज में है, रिएक्शन आपका सरफेस पे होना है, और आपने मास ट्रांसफर फंडामेंटल्स में या सेपरेशन वन का जो भी कोर्स आपने पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा वो डिफ्यूजन लेयर के बारे में, कि एक बल्क कंसंट्रेशन होती है, उसके बाद एक डिफ्यूजन की लेयर होती है, उसके बाद सरफेस की कंसंट्रेशन होती है। अब वो जो दरमियान में एक डिफ्यूजन लेयर है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। अगर सिर्फ होमोजीनियस रिएक्शन था तो डिफ्यूजन लेयर की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज होमोजीनियस। लेकिन अगर आप सॉलिड या लिक्विड इंटरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरा रिएक्टेंट गैस फेज में है, तो पहले उसे इस बैरियर में से गुजर के सरफेस तक जाना पड़ेगा। तो मास ट्रांसफर का इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होगी। अब वहां पे प्रोडक्ट बन गई है, प्रोडक्ट लेकिन बनी सरफेस के ऊपर है, और अब इसे डिफ्यूज आउट करना है टू द बल्क। अगर मैं एक कोल पार्टिकल को पकड़ूं, शो दैट, ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपका सॉलिड पार्टिकल है, ये उसके बाहर बल्क गैस है। तो अब आपके पार्टिकल के गिर्द एक डिफ्यूजन लेयर एग्जिस्ट करती है। जो गैस है पहले उसने इस डिफ्यूजन लेयर में से थ्रू होना है, उसके बाद यहाँ पे ऐश है, इस लेयर में से थ्रू होना है, फिर जाके यहाँ पे सरफेस पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो आपका ये है। आयरन ने तो उठ के यहां तक नहीं जाना, गैस को ही अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन इस बैरियर में से गुजर के जाना पड़ेगा। दैट मीन्स डिफ्यूजन थिकनेस। कोल की कंबस्शन में भी यही प्रोसेस हो रहा होता है, इट मस्ट गो थ्रू दिस। और अब आपको मैं रिकॉल करवाता हूं, जब हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ते हैं तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर पोरस नहीं होती, जैसा कि एल्यूमिनियम। तो हम कहते हैं कि जी जब एक दफा ऑक्साइड की लेयर बन गई तो अब अंदर वाली सरफेस कोरोजन से प्रोटेक्टेड है। और बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो लेयर बनी है इसमें कोई होल नहीं है, एज अ रिजल्ट बाहर से मजीद ऑक्सीजन इस लेयर में से गुजर के अंदर एल्युमिनियम मेटल तक जा नहीं पाती। और अगर एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट सेपरेट हो गए हैं, मिलेंगे ही नहीं, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, आयरन के ऊपर जो रस्ट लगता है वो पोरस होता है, तो ऑक्सीजन उसके अंदर से मजीद नीचे जाकर स्टिल अटैक
कर सकती है। तो चूंकि मजीद अटैक हो सकता है, इसलिए जंग नीचे 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 जाता जाता है, अल्टीमेटली सारा आयरन खत्म हो जाता है। लेकिन वो मेटल जिसमें से नहीं गुजर सकता उसको अटैक नहीं होता। बॉटम लाइन, ये जो बाहर लेयर है इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, जितनी कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो डिफ्यूजन या मास ट्रांसफर के जो इफेक्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिक्विड फेज रिएक्शंस, सॉरी फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। इसी की दूसरी एग्जांपल जो है वो हीट ट्रांसफर इफेक्ट्स हैं। हीट ट्रांसफर इफेक्ट्स ये होंगे कि आपने शायद आर्हेनियस इक्वेशन पहले पढ़ ली हो, अगर नहीं भी पढ़ी तो अब हम देख लेंगे। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब अगर किसी पॉइंट पे रिएक्शन होना शुरू हो गया है और हीट जनरेट हुई है, तो दो ही अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो वो हीट क्विकली डिसिपेट हो जाए, सिस्टम से बाहर निकल जाए। इन दैट केस सिस्टम का टेम्परेचर और जो उस पॉइंट का टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म ही रहेगा। अगर तो हीट डिसिपेट हो जाती है टू द एटमॉस्फेयर तो टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। लेकिन अगर रिएक्शन बहुत फास्ट है और हीट डिसिपेट नहीं हो पाती तो वो सारी हीट सिस्टम में रहेगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी। और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है पहले से भी ज्यादा हीट जनरेशन। जब पहले वाली डिसिपेट नहीं हो सकी थी तो अब जो ज्यादा बनेगी वो कैसे डिसिपेट होगी? इसका मतलब है मजीद ज्यादा हीट एक्यूमुलेशन इन द सिस्टम, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज, और ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर ये फिनोमिना भी होता है। एंड दिस इज व्हाई एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। कंबस्शन और एक्सप्लोजन में प्राइमरीली डिफरेंस यहीं पे आता है। अगर आप आग लगाएं किसी मटेरियल को और साइमल्टेनियसली उसके हीट डिसिपेशन का इंतजाम कर दें ताकि जो हीट सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही है वो सिस्टम से बाहर निकलती जाए, सिस्टम के अंदर इकट्ठी ना हो, तो वो मटेरियल एक्सप्लोड नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हीट सिस्टम के अंदर इकट्ठी होती रही वो टेम्परेचर बढ़ाती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मींस ज्यादा फास्टर रेट ऑफ हीट जनरेशन। पहले वाली हीट नहीं अगर निकल सकी तो बाद वाली कैसे निकलेगी? वो और ज्यादा सिस्टम में इकट्ठी हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो बॉटम लाइन इज कि एक रन अवे कंडीशन बन जाएगी। रन अवे मीन अनकंट्रोलेबल, और एज अ रिजल्ट सून वहां पे इतनी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा या इतना फास्ट हीट एक्यूमुलेशन हो जाएगी दैट यू विल गेट एन एक्सप्लोजन। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम में ये भी एक हेट्रोजीनियस एग्जांपल बन गई ना, बिकॉज आपके पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म टेम्परेचर या यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रही। हेट्रोजीनियस सिस्टम्स में हमें इस चीज को वरी करना पड़ता है कि हीट ट्रांसफर के इफेक्ट्स क्या हैं, मास ट्रांसफर के इफेक्ट्स क्या हैं। होमोजीनियस सिस्टम में हमें इन चीजों को बॉदर नहीं करना पड़ता। होमोजीनियस सिस्टम में हमारे वेरिएबल होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस सिस्टम में हमारे वेरिएबल होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, या इन अदर वर्ड्स डिफ्यूजन कोएफिशिएंट और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, या थर्मल कंडक्टिविटी, या कुछ भी कह लें। हीट ट्रांसफर का भी वेरिएबल आएगा और मास ट्रांसफर का भी आएगा हेट्रोजीनियस के केस में। होमोजीनियस के केस में नहीं आएगा, सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन आएंगे। ठीक है, अब इससे आगे जो है वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है फॉर हीट रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। इसको और इसके साथ जो एग्जांपल्स हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, अब अगर आज के बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क।
एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर होमोजीनियस के लिए तो सर हमें पता चल जाएगा कि हमने इसको कि जिस तरह फेजेस को हमने चेक करना है, लेकिन सर हेट्रोजीनियस के लिए जिस तरह स्पेसिस का आपने बताया कि उसमें स्पेसिस नहीं होती, तो इसलिए हम उसको आसानी से होमोजीनियस नहीं लेंगे। लेकिन सर हेट्रोजीनियस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है सर, वो काइंडली रिपीट कर दें। हेट्रोजीनियस हर वो सिस्टम है जहां पे एक से ज्यादा फेज मौजूद हो। फेज, और फेज क्या होती है? एक रीजन ऑफ स्पेस जहां पे टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। तो अगर कोई भी आप मटेरियल पकड़ते हैं, अपना रिएक्शन वेसल पकड़ लेते हैं और उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे आप टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन का डाटा लेते हैं और वो सेम वैल्यूज नहीं शो करता, किसी पॉइंट पे टेम्परेचर और है, किसी पॉइंट पे और है, तो ये हेट्रोजीनियस है। अगर प्रेशर डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है तो हेट्रोजीनियस है। अगर कंपोजिशन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है तो भी हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस वो होगा जिसमें हर पॉइंट पे टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन एक हो। फेज को ओके रिकॉल सर, करें। थैंक जी सर। जहां और पे सर एक, जी बोलें। जी सर आप बताएं सर। मैं ये कहने लगा था कि जहां पे एक फेज होगी वो होमोजीनियस, जहां एक से ज्यादा फेजेस होंगी वो हेट्रोजीनियस। जी सर। और सर हीट ट्रांसफर के बारे से भी थोड़ा सा बता दें। देखो हीट ट्रांसफर जो है अगर किसी सिस्टम में हीट जनरेट हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जनरेट हो रही है, तो अब वो हीट सिस्टम से बाहर निकालनी भी है। अगर सिस्टम से बाहर नहीं निकालूंगा तो वो सिस्टम के अंदर रहेगी, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देगी। और टेम्परेचर बढ़ जाना जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। आगे हमने चैप्टर 2 में इस चीज को बड़ा एक्सटेंसिवली देखना है। टेम्परेचर बढ़ जाना रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहे तो फिर आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने का मतलब है कि हीट जितनी रिएक्शन में जनरेट हुई है उतनी सिस्टम से बाहर भी निकल जाए। अगर मैं आपको थर्मोडायनेमिकली याद करवाऊं तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक को हम कहते हैं एडियाबैटिक, एक को कहते हैं आइसोथर्मल। एडियाबैटिक वो सिस्टम होते हैं जिनमें Q इक्वल टू 0 होता है, यानी कि वो सिस्टम अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग्स के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करते। जितनी हीट अंदर जनरेट हुई वो सिस्टम में ही रहेगी। ऑन द अदर हैंड आइसोथर्मल वो हैं जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए अगर सिस्टम में हीट जनरेट हो रही है तो उसे सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। अगर सिस्टम में हीट कंज्यूम हो रही है तो उसे बाहर से हीट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, अदरवाइज आपके सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये बेसिकली किसी प्रोसेस को ऑपरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक एडियाबैटिक और एक आइसोथर्मल। जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं ना, दे इसेंशियली बिकम एडियाबैटिक, क्योंकि उनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इतना फास्ट हो जाता है कि सिस्टम को सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम अचीव करने का मौका नहीं मिलता। और अगर जी रेट सर, ऑफ थैंक रिएक्शन स्लो है फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप एडियाबैटिक भी कर सकते हैं और आइसोथर्मल भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपके कंट्रोल में है तो फिर आइसोथर्मल करना या एडियाबैटिक करना आपकी चॉइस बन जाता है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो देन इट इज गारंटीड कि वो सिर्फ एडियाबैटिक ही हो सकता है, फिर आइसोथर्मल हो ही नहीं सकता। ठीक है, और कोई जी सर, चीज? थैंक यू सर। जी बेटे, कोई और भी बोला है? जैसे आप जी सर, जैसे आपने बताया कि सिस्टम होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है, तो ये डिपेंड करता है उसकी काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इस तरह तो फिर कोई ना कोई चीज़ डिफरेंस होगी हमेशा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हाँ जी, ये सिस्टम तो आपकी होमोजीनियस बात, तो कभी होगा ही नहीं। जी जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कि बिल्कुल ट्रू होमोजीनियटी जो है ना वो शायद कभी भी अचीव ना होती हो। मैं लार्जली इस बात से एग्री करता हूं कि इन द वेरी ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड
प्योर होमोजीनिटी शायद ही कभी अचीव होती हो। मतलब जब आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और मैंने उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व किया और पूरे का पूरा सॉल्ट वाटर का जो सिस्टम मैंने बनाया है, इसमें हर पॉइंट पे वाटर और सॉल्ट की कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम है। रियल लाइफ में ये करना ज़रा मुश्किल है। छोटे स्केल पे तो शायद हो जाता हो, लेकिन रियल इंडस्ट्रियल रिएक्टर, इवन उस एक टैंक ऑफ वाटर जिसके अंदर आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया है, हो सकता है उसके अंदर भी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही हो। तो अगर आप स्ट्रिक्टली थर्मोडायनेमिक वर्ड की सेंस में देखेंगे तो मे बी इट्स नॉट अ ट्रू होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन अगेन a lot of time we do take simplifying assumptions। आपको ये भी अंदाजा है कि इंजीनियरिंग में हम बहुत सारी सिंप्लीफाइंग assumptions लेते हैं। लाइक हम कह देते हैं इन द इनिशियल फेजेस ऑफ डिज़ाइन के सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा, जबकि आपने फ्लूइड फ्लो में पढ़ा है कि प्रेशर ड्रॉप तो हर बैंड के ऊपर होना है, प्रेशर ड्रॉप तो लाइन के अंदर होना है, अगर लेमिनार फ्लो है तो और होना है, टर्बुलेंट फ्लो है तो और होना है। लेकिन बाज़ औक़ात इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्प्लेक्सिटी कि अगर यार इस फैक्टर को भी इंक्लूड करूंगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इंजीनियरिंग जजमेंट यूज़ करते हैं। हम प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं एज आइडियल सिस्टम, और उसके बाद ये जो उसमें वेरिएशंस होती हैं इसको एज आ करेक्शन फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं, कोएफिशिएंट इंक्लूड कर देते हैं। तो आपने इस तरह की बहुत सारी इक्वेशन इंपेरिकल नेचर की देखी होंगी, जिनकी थ्योरेटिकल डेरिवेशन जब करते हैं तो फाइनल रिजल्ट के साथ परफेक्टली मैच नहीं कर रहा होता रियल वर्ल्ड डाटा और थ्योरेटिकल डेवलपमेंट। फिर आप उसमें एक करेक्शन फैक्टर लगा देते हैं। एक एग्जांपल उसकी अगर मैं आपको याद करवाऊं तो वो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट है कि एक ओरिफिस है, उसके एक तरफ आपने फ्लो दिया, दूसरी तरफ आपने फ्लो दिया, लेकिन चूंकि कुछ ड्रॉप हुआ है वहां पे एनर्जी में, तो एज अ रिजल्ट वहां पे एक करेक्शन फैक्टर आप लगा देते हैं सी डी या डिस्चार्ज कोएफिशिएंट, और उसकी वैल्यू आप एस्टिमेट करते हैं रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट से। तो वो सिस्टम में जितनी नॉन आइडियलिटीज होती हैं ना, वो सारी की सारी इकट्ठी होकर इस तरह के फिटेड पैरामीटर्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो यही काम हम रिएक्शन इंजीनियरिंग में भी करते हैं। बिल्कुल ट्रू होमोजीनियस होना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, और इस किस्म की चीजें फिर वो करेक्शन फैक्टर्स के अंदर कंपनसेट कर दी जाती हैं। ठीक है जी, ओके देन, सी यू ऑन फ्राइडे। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये बताएं, आज तो आवाज में कोई मसला नहीं आया किसी पॉइंट पे? नो सर। चलें, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।